दगड़ियों नमस्कार। पहला आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं हूँ आनंदा भावरी, लाल कुआं बिंदुकत्ता के भाबर से आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ नई नई वीडियोज़। और मेरे वीडियो को ऐसे ही क्रम में जो नए लोग हैं और जो चैनल में पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, उनसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके मेरे वीडियो को आप प्रमोट करने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। मैं बड़ा आभारी रहूँगा आपका। तो दगड़ियों बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। तो आज हम ले चलते हैं आपको अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र की समसामयिक घटना है उस पर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दगड़ियों जो लोग ब्लॉग में नए हैं वो शायद मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि मेरा पूरा नाम आनंद गोपाल सिंह बिष्ट है और मैं जनपद नैनीताल के लाल कुआं तहसील के अंतर्गत बिंदुकत्ता में रहता हूं। और बिंदुकत्ता क्षेत्र 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक यूँ कहें कि अनरजिस्टर्ड गांव है। यानी कि यहाँ हम लोगों को रजिस्टर्ड गांव का वैधानिक अधिकार नहीं मिला है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के इलेक्शन नहीं होते, हमारा कोई सभापति नहीं है। यानी गांव का हर नागरिक खुद में अपने आप में सभापति है। और है भी क्यों ना, बिंदुकत्ता में तो कहते हैं, बिंदुकत्ता का एक किस्सा है कि अत्ता न बरता बिंदुकत्ता, घर घर में नेता। तो भैया मैं उसी बिंदुकत्ता से आता हूँ। यहाँ तो भैया घर घर में नेता है, ग्राम प्रधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिंदुकत्ते वालों को इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो बिंदुकत्ता के राजस्व गांव के लिए यहाँ के लोग आंदोलन करते, यहाँ के लोग मांग करते, लेकिन सब खामोशी छा चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे गहरी नींद में सो गए हों, 100 साल की नींद में। खैर, जब उठिएगा तभी सवेरा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दगड़ियों हमारे जो बिंदुकत्ता क्षेत्र है उसके साथ लगता हुआ लाल कुआं है, जो नेशनल हाईवे में आता है। ये नेशनल हाईवे बरेली लाल कुआं हल्द्वानी नैनीताल वाला हाईवे है। तो यहाँ पे जो लाल कुआं जो आज कस्बे के रूप में ढल चुका है, यहाँ पे कभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, बहुत छोटा। मेरे को याद है कि मैंने 1984 में एक बार लाल कुआं का विजिट किया था। और मेरे जो मामा जी के लड़के थे वहाँ सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में शुरू में यहाँ पे एक वर्कर के रूप में कार्यरत थे। तो मैं उनके साथ यहाँ आया था और लाल कुआं पहली बार आया था। मैंने लाल कुआं पहली बार देखा तो 2-4 छोटी मोटी घास फूस की झोपड़ियाँ थी और उन्हीं घास फूस की झोपड़ियों में छोटी छोटी दुकानें थी। एक छोटा सा वन निगम की चौकी हुआ करती थी, वन विभाग की चौकी हुआ करती थी, और एक छोटी सी पुलिस की भी शायद चौकी थी। लेकिन अब तो यहाँ चौकी का थाना और थाने का कोतवाली बन चुकी है। तो उस ज़माने में छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आज वही रेलवे स्टेशन एक बड़ा आकार लेता जा रहा है और अब तो यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें हैं देश के विभिन्न भागों के लिए। तो ये है लाल कुआं शहर। और आज देखिए आप इस वीडियो में देख रहे हैं आपकी लाल कुआं शहर और वहाँ का रेलवे स्टेशन आज कितना बड़ा रूप ले चुका है। तो इसी लाल कुआं में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे व्यवसायी हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं, बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे अब तो खैर ठेकेदारों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ठेकेदार उत्पन्न हो गए हैं। कुछ लोग धर्म के भी ठेकेदार यहाँ उत्पन्न हो गए हैं। तो धर्म की ठेकेदारी भी आजकल उन्हीं के पास है, माफ़ करना जरा। तो ये रेलवे स्टेशन और यहाँ की जो आबादी है अपने आप में यूँ कहें कि कस्बा छोटा सा है, लेकिन विचार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ के लोगों के। यहाँ बड़े बड़े समाज सेवी हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। और नेता तो यकीन मानिए इतने बड़े हैं कि लाल कुआं और बिंदुकत्ता को जोड़ने वाली सड़क पे रेलवे का गेट होता है। जब वो गेट लग जाता है तो घंटों जाम लग जाता है और किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। और इस पार से आने वाला मरीज जब हल्द्वानी की ओर जाने का प्रयास करता है तो कभी कभी नौबत उसकी जान पर बनाती है और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन नमन है उन महान नेताओं को, उन महान लोगों को, उन महान समाज सेवियों को जो
यहाँ पे एक अदद पुल नहीं बना सके, एक अदद फ्लाईओवर की दरकार थी यहाँ पे, वो नहीं बना सके। लेकिन मजेदार बात सुनिए, मजेदार बात ये है कि यहाँ के पत्रकार भी बहुत बड़े हैं, इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार हैं भाई साहब, पूछिए मत। डिग्री समझ गए ना, किसी के पास डिप्लोमा या डिग्री नहीं है पत्रकारिता की, लेकिन पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो वो अपनी खबरों में कभी कभी लिखते हैं कि क्षेत्र के एक बहुत बड़े फला नेता ने फला पार्टी छोड़ी, फला पार्टी में शामिल हुए, इससे फला पार्टी को बड़ा धक्का लगा, इससे फला पार्टी बड़ी बैकफुट पे आ गई, फला ये हो गया, फला ये हो गया, और काम जीरो। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पिछले 10 साल का काम उठा लेते हैं। जी हाँ, 10 साल का। पिछले 10 साल में विधायक निधि से बिंदु खत्ता में काम हुआ जीरो, सांसद निधि से पिछले 10 साल में काम हुआ जीरो। समझ गए ना। तो उसके बाद अब इस चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में आ जाते हैं हम, तो हमारे प्रत्याशी कहते हैं पार्टी विशेष के कि भैया मेरे को वोट मत देना, वोट मेरे आका को देना और उन्हें विजयी बनाना, मेरे द्वारा जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ कर देना। बताइए, काम के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है, आका के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। आका, समझ गए होंगे आप। तो दगड़ियों, इस रेलवे स्टेशन पे पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जो उत्तराखंड को शर्मसार करती है, बिल्कुल कहूंगा शर्मसार करती है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी है, ट्रेन यहां से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें निकलती हैं, एक रानीखेत एक्सप्रेस निकलती है, एक शताब्दी एक्सप्रेस निकलती है, एक बिहार के लिए निकलती है, एक हावड़ा के लिए निकलती है, बंगाल जो बिहार होते हुए वो भी निकलती है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि पता नहीं जाने अयोध्या के लिए ट्रेन निकलेगी, जाने पंजाब के लिए ट्रेन निकलेगी, जाने कहाँ के लिए ट्रेन निकलेगी, जाने ऋषिकेश और गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों के अंदर रेल ट्रेन चलेंगी, बुलेट ट्रेनें चलेंगी, पता नहीं क्या क्या चलेंगी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बहरहाल हुआ क्या, एक वीडियो आता है और उस वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग रेल के डिब्बे के अंदर बैठने की बात को लेकर बहस करते हैं, और वो बहस धीरे धीरे बढ़ती है और मारपीट पर आमादा हो जाते हैं लोग। और उस भीड़ में मारपीट करने वालों में कुछ जवान हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ किशोर किशोरियां हैं, युवतियां हैं, कुछ युवक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हे भगवान, उस माहौल को देखकर रोंगटे खड़े कर देने वाला वो माहौल, वो बड़ा डरावना माहौल था। उस वीडियो को देखकर मैं दहल गया। इसलिए दहल गया कि हम चूंकि देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, और देवभूमि की इस पावन धरती पर इस तरह की वारदात, रेलवे स्टेशन के अंदर सरेआम गुंडागर्दी और रेलवे पुलिस का चुप रहना, कोई एक्शन न लेना, किस बात की ओर इशारा करता है। यहां भी दोस्तों सवाल बनता है मेरा रेलवे पुलिस से, जीआरपी से, सवाल बनता है मेरा रेलवे प्रशासन से, सवाल बनता है मेरा समाज के ठेकेदारों से, समाज बनता है मेरा धर्म के ठेकेदारों से भी, कि जिस कभी भी राजनीति में धर्म विशेष को लेकर एक माहौल बनाया जाता है, धर्म विशेष को गालियां दी जाती हैं, तो आखिर वो लोग कौन थे जो झगड़ा कर रहे थे, वो किस धर्म के थे, किस संप्रदाय के थे, क्यों उन्होंने ऐसी बदतमीजियां की, क्यों उन्होंने रेलवे प्लेटफार्म पर मारपीट की, रेलवे स्टेशन पर मारपीट की, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, उनके मनोमस्तिष्क पर क्या असर हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। तो मेरा सवाल यहां पर भी बनता है, और ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से लोग मारपीट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये देवभूमि के लिए उचित है? क्या संकेत है ये देवभूमि के लोग? क्या सीखेंगे इससे, क्या समझेंगे? तो दगड़ियों, सावधान हो जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और हमारी जो देवभूमि है इसको कलंकित होने से बचाने की जिम्मेदारी भी सभी लोगों की है। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे, हमारे उत्तराखंड में चाहे वो पहाड़ का आदमी हो, चाहे वो प्लेन का आदमी हो,
जो यहाँ का मूल निवासी है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो हमारे राज्य की गरिमा बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनाए रखे, देवभूमि की देव परंपराओं को बनाए रखे और देवभूमि की जो पवित्रता है वो खंडित ना होने पाए और इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। ये प्रशासन से भी मेरा सवाल बनता है, प्रशासन इस मामले को देखे, इसकी शीघ्र जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और विशेष रूप से मैं जीआरपी यानी कि रेलवे पुलिस बल से कहूंगा कि उनकी बड़ी घोर लापरवाही हुई है, इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। तो दगड़ियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं हूं आपका आनंदा भाबरी, आपको करता हूं पुनः देवभूमि उत्तराखंड की ओर से नमन, प्रणाम, पहला।